मानवीय पर्यावरण अन्योन्यान क्रिया उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण प्रदेश। आप जानते हैं कि जिस तरह भारत के बारे में पढ़ा कि अलग अलग क्षेत्र, भू आकृतियाँ, जलवायु इत्यादि हैं के कारण अलग अलग तरह के लोग, वनस्पति वर्ग, जीव जंतु और लोगों का जीवन होता है, उसी प्रकार विश्व के विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में पर्यावरण संबंधी दशा जो हैं वह काफ़ी भिन्न भिन्न होती हैं। तो मनुष्य आज पर्यावरण की जब बात आती है तो देखते हैं कि इस पर्यावरण के साथ मनुष्य का अन्योन्याश्रय संबंध है, अटूट संबंध है। आज पर्यावरण का अर्थ क्या हुआ कि हमारे चारों ओर के जैव और अजैव यानी लिविंग और नॉन लिविंग सारे मिलकर हमारे पर्यावरण का निर्माण करते हैं। तो पर्यावरण केवल हम लोग को ही नहीं, पर्यावरण अगर प्रदूषित होता है या इफेक्टेड होता है तो जंतु, पेड़ पौधे भी उससे प्रभावित होते हैं। तो जलवायु के आधार पर पूरे विश्व के प्रमुख प्राकृतिक क्षेत्र, कितने प्रमुख प्राकृतिक क्षेत्र हैं, उस पर जलवायु के आधार पर उनको क्या किया गया है, बांटा गया है। किसी एक प्राकृतिक क्षेत्र के भीतर जलवायु संबंधी दशा यानी जलवायु से किस तरह की वहाँ जलवायु है, वहाँ की मिट्टी कैसी है, वहाँ किस प्रकार के वनस्पति वर्ग पाए जाते हैं, इन सब में समानता पाई जाती है। किसी एक जलवायु क्षेत्र में फिर अलग तरह की जलवायु होगी तो वहाँ की मिट्टी, पेड़ पौधे, लोगों का रहन सहन वह फिर एक अलग तरह का होगा। तो हमने मनुष्य जो इस पृथ्वी का सर्वाधिक बुद्धिमान प्राणी है, हमने अपने सुख की खातिर अपने भौतिक संसाधनों का हमने विकास किया है। आज हम जो पढ़ेंगे वह अमेज़न बेसिन घाटी, दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका का अमेजन बेसिन, अमेजन नदी के बारे में आप पढ़े होंगे। सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी बेसिन, अमेजन नदी की बात आप जानते हैं कि यह लंबी तो नहीं है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है? नील है। लेकिन विश्व की सबसे बड़ी, सबसे ज़्यादा दूर में फैली हुई नदी यानी इसके दो किनारों का पार्ट सबसे ज़्यादा किसका है तो वह है अमेजन नदी। आप डिस्कवरी चैनल देखते हैं, नेशनल ज्योग्राफिक देखते हैं तो उसमें अमेजन बेसिन, उसके जंगलों के बारे में देखते हैं। कितने भीषण जंगल, एनाकोंडा, काफ़ी खतरनाक जीव होते हैं। उसी अमेजन नदी बेसिन की बात हम पढ़ेंगे। अब वहाँ की जलवायु कैसी है तो अमेजन नदी बेसिन जो है वह उष्णकटिबंधीय है। और दूसरा जो हम पढ़ने जा रहे हैं वह भारत का गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन या गंगा ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी। एक की जलवायु क्या हुई? उष्णकटिबंधीय। दिखाई पड़ रहा है क्या? और दूसरे की जलवायु कैसी है? उपोष्ण। एक है उष्णकटिबंधीय अमेजन नदी बेसिन, दोनों हैं उष्णकटिबंध में ही। पिछली कक्षाओं में आपने पढ़ा कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी कर्क रेखा से मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच वह कहलाता है उष्णकटिबंध। अब थोड़ा आप समझदार हो गए हैं तो अब हम यहाँ पढ़ेंगे
कि 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 10 डिग्री, यह अगर विषुवत रेखा है, यह 0 डिग्री विषुवत रेखा है, तो 10 डिग्री उत्तरी से 10 डिग्री दक्षिण, 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण अक्षांश के बीच का भाग कहलाता है दस डिग्री उत्तरी अक्षांश से 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश का जो क्षेत्र है वह कहलाता है उष्णकटिबंध। अब थोड़ा समझदार हो गए हैं आप। और उपोष्ण इसके बाद पढ़ेंगे, यानी 23.5 डिग्री वाली परिभाषा जो थी वह अब बदल गया। अब हम क्या कह रहे हैं कि 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण, यह क्षेत्र जो हो गया यह कहलाया उष्णकटिबंध। और 10 डिग्री से लेकर 30 डिग्री, 10 डिग्री से लेकर 30 डिग्री उत्तर, 30 डिग्री दक्षिण, 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण और 10 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण से 30 डिग्री दक्षिण, यह क्षेत्र यह उपोष्ण कटिबंध कहलाता है। तो पहले हम अमेजन बेसिन के बारे में पढ़ेंगे। यह किसमें पड़ता है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पड़ता है। कितना? तो 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच। अमेजन बेसिन का प्रमुख भाग, अमेजन बेसिन का प्रमुख भाग जो है वह जैसे ही 10 उत्तर 10 दक्षिण के बीच है, यानी बिल्कुल भूमध्य रेखा के नजदीक है। प्यारे बच्चों, भूमध्य रेखा के नजदीक है तो क्या होगा? अत्यधिक गर्मी होगी। इसके साथ ही अत्यधिक गर्मी होगी, वाष्पोत्सर्जन ज्यादा होगा, वाष्पीकरण ज्यादा, तो वर्षा भी अधिक होगी। यह उत्तर में गुयेना पठार और दक्षिण में ब्राजील का पठार। उत्तर में क्या है? अमेजन। उत्तर में गुयेना पठार और दक्षिण में ब्राजील के पठार, इसके बीच अमेजन बेसिन है। जल की मात्रा की दृष्टि से आप पहले ही बताएं कि लंबी नदी नील भले ही है, विश्व की सबसे लंबी नदी की बात करते हैं तो वह नील है, लेकिन जल की मात्रा और विस्तृति की बात करते हैं तो अमेजन विश्व की सबसे बड़ी नदी है। यह कहाँ से निकलती है? एंडीज पर्वत से। कहाँ से निकलती है? एंडीज पर्वत से, और वहाँ से उत्तर की ओर बहती हुई अटलांटिक महासागर में मिल जाती है, यानी गिरती है। यह दक्षिण अमेरिका की सबसे महत्वपूर्ण नदी, विश्व की सबसे बड़ी और लंबी में कंफ्यूजन होता है बच्चों को। लंबी नदी, उसकी लंबाई कितनी दूर तक उसने यात्रा की, लेकिन बड़ी नदी यानी उसकी विशालता कितनी है। जल की मात्रा की दृष्टि से अमेजन नदी सबसे बड़ी नदी हो गई। यह संसार की दूसरी सबसे लंबी नदी है, जो लगभग 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर लंबी है। इसमें और भी बहुत सारी नदियां मिलती हैं। इसका क्षेत्रफल
7 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। यह कितने देशों के से होकर गुजरती है? यह 6 देशों ब्राज़ील, पेरू, बोलीविया, इक्वाडोर, कोलंबिया और वेनेजुएला, इन 6 देशों से होकर गुजरती है। यहाँ की जलवायु कैसी होगी? जैसे ही हम देखते हैं भूमध्य रेखा के निकट है तो जलवायु यहाँ सालों भर गर्म भी रहेगी और गर्म के साथ साथ आर्द्रता भरी भी होगी, नमी भरी भी होगी, अत्यधिक गर्मी भी, वर्षा भी उतनी ही। यह कोलंबिया का चाको क्षेत्र जो है विश्व के सबसे अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में से एक है। यहाँ आर्द्रता, ह्यूमिडिटी काफ़ी अधिक होती है, जिससे लोगों के शरीर में हमेशा चिपचिपाहट, जैसे बरसात के दिन में आप कपड़ा पहनते हैं, गर्मी के दिन में भी पसीना निकलता है, लेकिन बरसात के दिनों में जब धूप निकलती है तो अजीब उमस जैसी चिपचिपाहट होती है। उस प्रकार वहाँ हमेशा चिपचिपाहट महसूस होती है। कोई भी मौसम, साल का कोई भी मौसम यहाँ सूखा नहीं होता है। वार्षिक वर्षा भी 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा होती है। वर्षा ऐसे कभी भी होती है, लेकिन दोपहर का समय जो होता है उसमें वर्षा अधिक होती है और तेज गड़गड़ाहट के साथ, बिजली की चमक और तेज गड़गड़ाहट के साथ भारी वर्षा होती है। इस प्रकार यहाँ की जलवायु और यहाँ के विस्तार कैसा है, कहाँ अवस्थित है, यह हमने जाना। अब आगे हम देखेंगे कि इन क्षेत्रों में, अमेजन नदी बेसिन में पाए जाने वाली वनस्पति और वन्यजीव कैसे कैसे हैं। इस क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय वर्षावन, उष्णकटिबंधीय वर्षावन, आपने इसका नाम पहले ही अपने देश में भी पढ़ा है। उष्णकटिबंधीय वर्षावन वाले क्षेत्र 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले में पाए जाते हैं। बस उस चीज़ को याद रखेंगे तो भूगोल आगे विश्व का भी समझने में आपको आसानी होगी। तो इस क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं, जिनको सेल्वा वन भी कहते हैं। क्या कहलाते हैं? उष्णकटिबंधीय वर्षावन। ये सदाबहार वन न कहलाकर क्या कहलाते हैं? सेल्वा वन भी ये कहे जाते हैं। 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा, सेल्वा वन ये कहलाते हैं। ये आप बहुत, अब जैसे ही यहाँ वर्षा की मात्रा 200 सेंटीमीटर से अधिक होगी, गर्मी भी अत्यधिक पड़ती है, तो वर्षा भी उतनी ही होगी सालों भर। अब अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है तो पूरा एरिया सघन वनों से भरा पड़ा है, घने जंगल, विहर जंगल से भरा पड़ा है। महोगनी, तेंदू, रबर, शीशम इत्यादि के पेड़ पाए जाते हैं। साथ ही इन जंगलों में कोकोआ, गिरीदार फल, गोंद आपने आप जानते हैं, गोंद, कर्क, रेसिन और मोम इत्यादि भी इन जंगलों से प्राप्त होता है। सिनकोना वृक्ष भी इसी पे जंगलों में, यहाँ के जंगलों में पाया जाता है, जिसकी छाल से मलेरिया की दवा आप साइंस में भी पढ़ चुके हैं। सिनकोना वृक्ष जो कुनैन की गोली होती है, वह इन जंगलों में उष्णकटिबंधीय वर्षावन वाले क्षेत्रों में, अपने यहाँ दार्जिलिंग की पहाड़ियों पर भी इस तरह के पेड़ पाए जाते हैं। अधिकांश वृक्ष जो होते हैं कठोर लकड़ी वाले होते हैं, जिससे वन से वाणिज्यिक आधार पर लकड़ी की कटाई करना काफ़ी कठिन होता है। यह
संभवतः विश्व का सबसे बड़ा और सबसे पुराना वन है। यहाँ बहुत ही अधिक संख्या में जीव जंतुओं की भी भरमार है। अनेक बंदरों की ही प्रजातियाँ देखें तो अनेक बंदरों की प्रजातियाँ हैं। बिल्ली की एक विशेष प्रजाति जैगुआर, वह अमेजन के ही जंगलों में पाया जाता है। मगरमच्छ की भी कई प्रजातियाँ वहाँ पाई जाती हैं। इसके अतिरिक्त सांप, अजगर, एनाकोंडा का नाम आपने सुना है, आप फिल्म भी देखते हैं। तो वो सारे के सारे इन अमेजन बेसिन के जंगलों में, घने जंगलों में पाए जाते हैं। पक्षियों के मामले में भी यह क्षेत्र काफ़ी धनी है। इस यहाँ के वन में टूकन, गुंजन पक्षी आमतौर से देखे जा सकते हैं। ये केवल बड़े पेड़ पौधे, छोटे कीट पतंगों, मछलियों की भी यहाँ अनेकानेक प्रजातियाँ पाई जाती हैं। अब थोड़ी सी चर्चा यहाँ के लोगों का जीवन कैसा है, किस प्रकार के लोग यहाँ रहते हैं। इस क्षेत्र में आमतौर पर जनजातीय जंगली जातियाँ रहती हैं। वे अपना भोजन शिकार करके, मछली पकड़ के या वन्य उत्पाद से प्राप्त करते हैं। वे खेती कैसी होती है यहाँ, नाम ही है कर्तन व दहन। खेती कैसी होती है, कर्तन काटना और दहन। कर्तन और दहन पद्धति की से यहाँ खेती की जाती है। यहाँ की मुख्य फसलों में टेपियोका, शकरकंद और अनानास की खेती है। पूरी अमेजन घाटी मैनियोक नामक कंद, आप याद रखेंगे, पूरी अमेजन घाटी मैनियोक नामक कंद, उसकी खेती काफ़ी मात्रा में की जाती है। अब विकास हुआ है उन क्षेत्रों का भी, बहुत सारे जंगलों को भी साफ करके कृषि योग्य खेत बनाया गया है। लोग अब गन्ना, कॉफ़ी, मक्का और कहवा इत्यादि नकदी फसलों की भी खेती करने लगे हैं। अमेजन घाटी के लोग वृक्ष की टहनी और पत्ते से बने हुए छोटे छोटे कच्चे मकानों में रहते हैं। भारतीय मूल के, अपने यहाँ के भी भारतीय मूल के भी लोग हैं जो हैमैका, वृक्ष की छाल से लटके हुए मकानों में रहते हैं। हैमैका वृक्ष की छाल से बने झूलते हुए मकान में रहते हैं, जिसको हैमॉक कहते हैं। क्या बोलते हैं, हैमॉक। हैमॉक क्या है, मैं पूछूंगी कल, क्या है हैमॉक? हैमैका वृक्ष की टहनियों से झूलते हुए, हैमैका वृक्ष की छाल से बना हुआ, टहनी से झूलता हुआ मकान में रहते हैं, जो हैमॉक कहलाते हैं। कुछ लोग मलोका, एक और नाम आया मलोका, कुछ लोग मलोका, हाँ बताइए, पूछिए। नील नदी की लंबाई कितनी है? किसकी? नील नदी की। नील नदी अभी पढ़ा रहे हैं, इसके बाद पूछना है, जो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछिए या ग्रुप में पूछिए, है ना। विषय से विषयांतर ना करें, ठीक ना। इसके बाद घंटी लगेगी तो फिर दूसरा चैप्टर भी होगा, तुरंत बताती हूँ। अब घंटी 5 में बिना चार्ज लौट के गए हैं, अभी साइंस की कक्षा होगी। तो कुछ लोग क्या रहते हैं, भारतीय मूल के लोग जो हैं वह कहाँ रहते हैं, हैमैका वृक्ष की छाल से बने हुए घरों में, झूलता हुआ मकान में रहते हैं, जो हैमॉक कहलाता है। कुछ लोग मलोका जैसे बड़े अपार्टमेंट जैसा बना हुआ घर, अपार्टमेंट आप जानते हैं, बड़े बड़े शहरों में बड़ी बड़ी इमारतें होती हैं, वह क्या कहलाते हैं, अपार्टमेंट कहलाते हैं। तो अपार्टमेंट जैसे घरों में रहते हैं, जिनको वहाँ
मलोका कहा जाता है। उनकी छत जो होती है ढाल वाली, स्लोपिंग रूप्स होते हैं उनके, क्योंकि अत्यधिक वर्षा होती है और वर्षा का बहाव उसमें होता रहे, छत पर पानी न लगे, इसलिए तीव्र ढाल वाली उनकी छत होती है। क्या कहलाता है? मलोका। लेकिन वहाँ रहने वाले लोगों का जीवन भी अब धीरे धीरे बदल रहा है, वह भी आधुनिकता की ओर बढ़ रहे हैं। परिवहन की सुविधा भी काफ़ी विकसित हो जाने से वर्षा वन के अंदर के बहुत सारे भागों में पहुंचना संभव हो गया है। बेलम की जगह अब केले और खजूर के वृक्षों से घिरी रहती है। बेलम नामक जगह जो है यह अब केले और खजूर के वृक्षों से भी घिरी रहती है। यहाँ का प्रमुख बंदरगाह क्या है? मोनोस। प्रमुख बंदरगाह मोनोस। क्या नाम है? मोनोस। और बेलम जहाँ खजूर और केले के वृक्ष से घिरा हुआ जगह, वह अमेजन नदी का बंदरगाह कहा जाता है। बड़े पैमाने पर लेकिन वननाशन हो रहा है, जो कि आज विश्व भर के लिए, पूरे संसार के सब लोगों के लिए चिंता का विषय बन रहा है, क्योंकि धीरे धीरे वन लुप्त हो रहे हैं और वननाशन हो रहा है तो जैव विविधता भी लुप्त हो रही है और पर्यावरण को भी प्रभावित कर रहा है। अतः हम सबको चाहिए कि ये वन्य जीव जंतु और वनस्पति की विविधता वाले क्षेत्र का संरक्षण करें। ठीक है, अब आपकी साइंस की कक्षा होगी, तब तक के लिए